दोबारा बर्मा यानी कि म्यांमार भेजेगी, उस पर आपकी क्या राय है? हम क्या करूँगा बच्चों सर, अभी तो मैडम अभी हालत ठीक नहीं है बर्मा में, हम कैसे जाऊँगा, बहुत बुरा हाल है, अभी तो बहुत बुरा हाल है। देश में बढ़ रहा है एक और आतंक का खतरा। क्या भारत सरकार उखाड़ फेंकेगी इनका कतरा कतरा? इस मुस्लिम आतंक से बचने के लिए अब क्या करेगी सरकार? उठाएगी हथियार या फिर वापस भेजेगी इन्हें म्यांमार? सेना और पुलिस अफसरों की ले रहे ये जान। आखिर क्या चीज हैं रोहिंग्या मुसलमान? दोस्तों, आखिर भारत के कितने ही खतरनाक हैं ये रोहिंग्या मुसलमान, और क्या ये एक चलता फिरता सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है? और आखिर ये इतने ज्यादा आवारा मुस्लिम आए कहां से, और क्या है इनका इतिहास? क्या ये मुस्लिम भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित होने वाले हैं? जानेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले आपको बता दें कि म्यांमार में करीब 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, लेकिन म्यांमार की सरकार इन लोगों को अपना नागरिक नहीं मानती। इस तरह इन लोगों का कोई देश भी नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये लोग किस देश के हैं और अब कहां रहते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के बारे में बात करने वाले हैं। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। और लाइक कमेंट करिए, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, फिलहाल एक न्यूज सामने आई है जिसमें बांग्लादेश ने मायो से कहा कि म्यांमार की हिंसा के चलते बांग्लादेश में करीब 5 लाख लोगों ने शरण ले रखी है। वहीं म्यांमार के करीब 3 लाख नागरिक तो पिछले 3-4 सालों से यहां पहले से ही स्थायी हो चुके हैं। इसके अलावा रोजाना सैकड़ों की तादाद में अवैध तरीके से रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। लेकिन आखिर रोहिंग्या मुस्लिम है कौन? आइए जानते हैं। दोस्तों, रोहिंग्या मुस्लिम मुख्य रूप से म्यांमार के आराकान प्रांत में बसने वाले अल्पसंख्यक हैं। इन्हें सदियों पहले आराकान के मुगल शासकों ने यहां बसाया था। वर्ष 1785 में बर्मा के बौद्ध लोगों ने देश के दक्षिणी हिस्से आराकान पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिमों का कत्ल करके इलाके से बाहर खदेड़ दिया और फिर इसी के बाद से बौद्ध धर्म के लोगों और रोहिंग्या मुस्लिमों के बीच से हिंसा और कत्लेआम का दौर शुरू हुआ, जो अब तक जारी ही मालूम पड़ता है। वैसे कहा जाए तो ये सुन्नी मुस्लिम हैं जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते आए हैं। बौद्ध आबादी वाले म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम माइनॉरिटी में है। इनकी आबादी 10 लाख से कुछ ज्यादा बताई जाती है। लगातार सैन्य शासन के बाद ये थोड़े स्थिर हुए। इस देश में जनगणना के दौरान रोहिंग्याओं को शामिल नहीं किया गया। कहा गया कि वो बांग्लादेश से यहाँ जबरन चले आए और उन्हें लौट जाना चाहिए। इसके बाद से तो मानो जैसे बांग्लादेश में रोहिंग्या मुस्लिमों की बाढ़ आ गई। यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी ने साल 2021 में बांग्लादेश में बसे रोहिंग्या मुस्लिमों की हालत पर सवाल उठाते हुए उनकी तुलना कैदियों से की है। यूएन का आरोप है कि 10 लाख से ज्यादा रिफ्यूजी वहां लगातार खतरों के बीच रह रहे हैं। म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंचे रोहिंग्याओं को वहां की सरकार ने कॉक्स बाजार में तो बसा दिया, लेकिन वहां की आबादी लगातार बढ़ती गई और यहां तक कि मानव तस्करी और ड्रग जैसे मामले भी आने लगे। बता दें कि बौद्ध आबादी के बीच मुस्लिमों को लेकर गुस्सा तब और भड़का जब रोहिंग्याओं ने एक युवा बौद्ध महिला की हत्या कर दी। उसके बाद से सांप्रदायिक हिंसा शुरू हुई और रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से खदेड़े जाने लगे। साल 2017 में नरसंहार के बीच बड़ी संख्या में ये लोग भागकर बांग्लादेश पहुंच गए, लेकिन इसके बाद इन मुस्लिमों को बांग्लादेश में रहने के लिए मंजूरी तो मिल गई, लेकिन रहने के लिए ठिकाना नहीं मिल पाया। फिलहाल अब इन्हें 7 साल हो गए जब लाखों रोहिंग्या मुस्लिम जान बचाने के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश आए थे। बांग्लादेश खुद आर्थिक तौर पर इतना मजबूत नहीं है, लेकिन मानवीय आधार पर वो शरणार्थियों को अपने यहां बसने के लिए तैयार हो गया। इसमें बड़ा हाथ यूएन का भी था। उसने और कई दूसरी इंटरनेशनल संस्थाओं से बांग्लादेश को काफी मदद करने का वादा किया था। यूएन ने जॉइंट रिस्पॉन्स प्लान लॉन्च किया, जिसके बाद में दावा किया जाता है कि संस्थाओं ने रोहिंग्या मुसलमानों की मदद की और $943 मिलियन की रकम जमा की। यह सिर्फ बांग्लादेश में बसे शरणार्थियों के लिए थी। उसमें उनके लिए शेल्टर, खाना पानी और हेल्थ केयर जैसी बेसिक सुविधाएं शामिल की गई थी। इसके अलावा भी सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड जैसी कई तरह की योजनाओं के जरिए भरपूर फंडिंग हुई। म्यांमार में हो चुके रोहिंग्या नरसंहार को पूरी दुनिया की सहानुभूति मिली थी और बांग्लादेश उन्हें शरण देकर एक तरह से उनका ऑनर बन गया था। लेकिन बांग्लादेश ने इन मुस्लिमों को कहां पर रखा, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी इलाके के कॉक्स बाजार में शरणार्थियों को बसाया गया। बंगाल की खाड़ी के इस लंबे समुद्री तट में शेल्टर बनने लगे। सरकार के रिफ्यूजी रिलीफ फंड
एंड रिपीटेशन कमीशन के अनुसार कॉक्स बाजार एरिया में 1,20,000 से ज्यादा शेल्टर बने। इसके साथ बाकी सुविधाएं भी इन्हें दी गईं। वर्ल्ड बैंक के अनुमान को माने तो स्थानीय सरकार के $1 बिलियन से भी ज्यादा रकम रिफ्यूजी को बसाने पर खर्च किया गया, जो कि बांग्लादेश के हिसाब से काफी ज्यादा है। बता दें कि लगभग 10 लाख शरणार्थियों के साथ कॉक्स बाजार दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप कहलाने लगा। यहाँ अलग अलग कॉलोनी जैसे कि सेटलमेंट में लोग रहते हैं, लेकिन जब बांग्लादेशी सरकार शरणार्थियों के लिए इतना कुछ कर रही है तो फिर समस्या कहाँ है? इसका जवाब भी यही कैंप। रिफ्यूजी तो बसा दिए गए, लेकिन लाखों लोगों को एक साथ रहने के लिए वैसा इंतजाम ना हो सका। कैंप में रहने वाले लोग आरोप लगाने लगे कि लोकल लोग उनसे बुरा व्यवहार करते हैं, उनके पास ना काम है ना खाने के लिए पैसे। यहाँ तक कि वो एक कैंपेन चलाने लगे जिसके नाम दिया गया चलो यानी कि घर वापसी। कॉक्स बाजार में रहते रिफ्यूजियों का कहना है कि इससे बेहतर तो वे म्यांमार में ही रह रहे थे, कम से कम वो उनका घर तो था। इधर बांग्लादेशी सरकार का कहना है कि रोहिंग्या शरणार्थी खुद ही सेटल नहीं होना चाहते, वे लोकल के लोगों दुकानदारों से झगड़ते हैं। कॉक्स बाजार से नशे और मानव तस्करी जैसे खबरें भी सामने आने लगी। इंटरनेशनल स्तर पर अपनी छवि बचाए रखने के लिए बांग्लादेश ने एक नया फैसला किया। उसने कहा कि कॉक्स बाजार में भीड़ ज्यादा हो गई है, इस वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो भीड़ कम करने के लिए वो रोहिंग्या को एक द्वीप पर सेटल करने के लिए सोचने लगे। इसलिए उन्होंने भाषण द्वीप को चुना। यह भाषण 4 द्वीप था, कोई मामूली रिहायशी आइलैंड नहीं, बल्कि साइक्लोन से घिरा हुआ द्वीप जहां कोई भी नहीं रहता। साल 2021 के आखिर तक भाषण 4 में 20,000 से ज्यादा शरणार्थी जबरन भेज दिए गए। अनुमान है कि कुल 1 लाख रिफ्यूजी वहां शिफ्ट किए जा सकते हैं। इसके लिए शेल्टर, अस्पताल भी बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों को यहाँ पर क्या दिक्कत आई, आइए जानते हैं। बांग्लादेश के तटीय इलाकों से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये द्वीप लगातार बाढ़ और तूफान जैसी समुद्री आपदाओं में रहता आया है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इसे अस्तित्व में आए ही लगभग 2 दशक हुए हैं। ऐसे में डर है कि दोबारा ये बना द्वीप समुद्र में ना समा जाए। यही कारण है कि वहां पर कोई भी नहीं बसा, लेकिन अब शरणार्थी कैंपों से लाकर रोहिंग्याओं को वहां छोड़ा जा रहा है। इस पर कई इंटरनेशनल संस्थाएं आरोप लगा रही हैं कि बांग्लादेश ने शरण देकर दुनिया की तारीफ और फंडिंग भी पाली और अब शरणार्थियों को समुद्र में मरने के लिए छोड़ रहा है। इसके बाद से इन मुस्लिमों ने यहां से भागना स्टार्ट कर दिया और सीमा क्रॉस करके दूसरे देश में घुसने लगे और ये रोहिंग्या मुस्लिम भारत जैसे पड़ोसी देशों में घुसने लगे। रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से निकालने के बाद उनका बांग्लादेश व भारत में शेल्टर लेने का सिलसिला जारी है, लेकिन रोहिंग्या उस समुदाय के आतंकी कनेक्शन होने के कारण भारत सरकार इन्हें देश में शेल्टर देने के मूड में नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने समुद्र से लेकर आसमान तक इनकी निगरानी रखने के लिए कहा है, जिससे ये किसी भी रास्ते से भारत में ना घुस पाए और अपना आतंक ना फैला पाए। लेकिन दोस्तों, आखिर रोहिंग्या मुसलमान भारत के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि अगर ये मुस्लिम आतंक नहीं फैलाते तो म्यांमार ने इन्हें अपने देश से क्यों भगाया। इनके पास काम धंधा नहीं है और ये लूट पाट डकैती करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, जिससे इनकी आबादी आसमान छू रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भी इनके बच्चों को लेकर नाराजगी जताई थी। ऐसे में अगर ये रोहिंग्या मुस्लिम भारत में रहते हैं तो यहाँ पर यह असंतोष जरूर फैलेगा और दुनिया में भारत का नाम खराब होगा। भारत के लिए बस यही खतरा है, क्योंकि ये लोग अपना आतंकी संगठन बनाने में माहिर हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी म्यांमार के रखाइन राज्य में हिंसा की ताज़ा घटना पिछले महीने शुरू हुई, जब रोहिंग्या विद्रोहियों ने पुलिस चौकियों और सेना शिविर पर हमला किया, जिसमें लगभग 12,000 लोग भी मारे गए। अधिकारों की निगरानी करने वाले और रोहिंग्या से भागने वाले का कहना है कि म्यांमार के सुरक्षा बलों और रखाइन बौद्ध निगरानीकर्ताओं ने इसका जवाब दिया, जिससे वे मुस्लिम आबादी को बाहर निकालने के उद्देश्य से हिंसा और आगजनी का अभियान बताते हैं। बौद्ध बहुल म्यांमार ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उसकी सेना अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के विद्रोहियों के खिलाफ सफाया अभियान चला रही है, जिससे इनकी पूरी तरह से देश में सफाया हो जाए। बता दें कि रोहिंग्या की गिनती दुनिया में सबसे प्रताड़ित समुदायों में होती है। मानवाधिकार संगठन म्यांमार सरकार और बौद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा अपने व्यवस्थित लक्ष्यीकरण को जातीय सफाया बताते हैं, जिसे देश इनकार करता है। तो दोस्तों, रोहिंग्या मुस्लिमों के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में बताएं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अगली दास्ता के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।